देखो आपने जो लास्ट क्लास थी वहां तक हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी परिसीमा के ऊपर इंसिडेंट होती है कि दो अचालक माध्यमों की, तो उस कंडीशन में अगर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या हो, उस परिसीमा के लंबवत हो, या फिर आप ये कह सकते हो जो इस तल के ऊपर हम इंसिडेंट कर रहे हैं उस तल के अगर वो लंबवत है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो उस कंडीशन में हमने क्या किया था, पारगमन गुणांक तथा परावर्तन गुणांक किस किस का, आर परपेंडिकुलर का तथा टी परपेंडिकुलर का मान हमने ज्ञात कर लिया था। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि जो अपवर्तनांक n1 तथा n2 है, इन दोनों के मान के आधार के ऊपर, मतलब एक का मान अधिक हो एक का मान कम हो, तो उस कंडीशन में तरंगे कब क्या होगी, समान कला में होगी, कब विपरीत कला में होगी, उन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब आज की क्लास में जो है आप लोगों के इसी के रिलेटेड दूसरा केस है, जो दूसरा केस है वो आपके क्या है, जब क्या हो विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर, विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर क्या हो, तल के समांतर हो। ठीक है, अब इंसिडेंट होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और साथ साथ में तीसरा कौन सा वेक्टर होता है, तरंग संचरण नियतांक, जो कि तीनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब उसमें लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो क्या था, आउटसाइड द प्लेन था। ठीक है, अब क्या होगा इसके अंदर, पैरेलल टू प्लेन होगा। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या है, अब आप देखो लास्ट डायग्राम जो हमने बनाया था उसमें मैंने बताया था कि जैसे आप लेते थे ये इस तरीके से वेव, तो उसमें आप देखे थे H1 वेक्टर, K1 वेक्टर और हम क्या लेते थे E1 वेक्टर आउटसाइड। तो यहाँ पे क्या था, H1 वेक्टर क्या था, तल के समांतर था, मतलब उस तल के समांतर गति कर रहा था। K1 वेक्टर भी तल के समांतर था, लेकिन उस तल से जो ये एक्स जेड तल था, उस एक्स जेड तल से बाहर कौन था, ई वेक्टर। ई वेक्टर क्या था, उस तल के लंबवत था। आप देखोगे तो ये जैसे कि मान लो ये एक्स जेड तो ये वाई, तो यहाँ पे देखोगे अगर एक्स दिशा के अंदर अगर मान लेंगे हम के को और जेड दिशा में अगर हम एच को मान लें, तो वाई दिशा के अंदर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर, जो कि क्या होगा, तल से बाहर की तरफ होगा। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें इसी की तरह होगा, परंतु इसमें चेंजिंग इतना सा होगा, डायग्राम से देख लो, चेंज सब इसमें इतना सा होगा, एक्स ये जेड, थीटा आई थीटा आर डैश ये थीटा आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कौन सी तरंग है, आपकी तरंग परावर्तित तरंग और ये है अपवर्तित तरंग। ठीक है, थीटा आई थीटा आर डैश थीटा आर। अब इसमें क्या है, इसमें आप देखोगे जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो कि इसके अंदर तरंग संचरण की दिशा ये K1 वेक्टर है, तो इसमें आप लोगों को ये बोला गया है कि जो इंसिडेंट वेव है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है, वो तल के समांतर है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तब क्या हो जाएगा इसके अंदर, आउटसाइड द प्लेन हो जाएगा। कारण इतना ध्यान रखना कि अगर ये दोनों इस तल के अंदर स्थित है तो तीसरा वाला कंपोनेंट तो हमेशा क्या होगा, वो इस तल से बाहर की तरफ स्थित होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, E1 डैश वेक्टर K1 डैश वेक्टर, तो यहाँ पे H1 डैश वेक्टर क्या हो जाएगा, आउटसाइड द प्लेन। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, K2 वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, H P2 वेक्टर,
और आउटसाइड द सरफेस क्या हो जाएगा यहाँ पर H2, ठीक है ना। और इससे पहले की वाली जो कंडीशन पड़ी थी उसमें क्या था, इसका उल्टा था। उसका उल्टा कैसे, यहाँ पे आप देखोगे E2 और K2 क्या सरफेस के अंदर है, लेकिन H2 क्या इस प्लेन से क्या है बाहर की तरफ है। लेकिन वहां पे इसका उल्टा क्या था कि जो K2 तो प्लेन के अंदर हमेशा रहेगा ही रहेगा, परंतु H2 प्लेन में था और E2 क्या था तल के बाहर की तरफ था, क्योंकि वहां पे हम क्या ले रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को तल के लंबवत ले रहे थे। परंतु अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है, तल के समांतर है, इस वजह से ये इस तल के अंदर स्थित है। अब देखो कि यहाँ से आप लोगों को ये सरफेस जो इसके अंदर इंसिडेंट है, आपतित होने वाली तरंग है, परावर्तित होने वाली तरंग और अपवर्तित होने वाली तरंग, उनके बारे में पता चल गया। तो उसी के साथ में अगर हम क्या लिखना चाहे, आपतित तरंग के लिए विद्युत क्षेत्र सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश, तो उनका क्या समीकरण होगा, वही का वही सेम समीकरण। E1 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, E01 वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा K1 वेक्टर डॉट R वेक्टर माइनस K ओमेगा। यहाँ पे ओमेगा में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि फिर से वही की वही बात, हमने जब कोणीय आवर्ती का नियम पढ़ा था परावर्तन और अपवर्तन में, वहां पे मैंने पहले आपको कह दिया था कि जो आपतित तरंग, परावर्तित तरंग तथा अपवर्तित तरंग, इन तीनों की कोणीय आवर्ती हमेशा इस प्रोसेस के अंदर या इस प्रक्रिया में हमेशा समान रहती है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो E1 वेक्टर बराबर ये आ गया, तो H1 वेक्टर बराबर क्या होगा, K1 वेक्टर क्रॉस E1 वेक्टर, ठीक है, K1 वेक्टर क्रॉस E1 वेक्टर अपॉन म्यू ओमेगा, ठीक है, H1 वेक्टर। अब यहाँ से क्या ले लो, K1 को बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, n कैप क्रॉस E1 वेक्टर अपॉन म्यू ओमेगा। तो आपको मालूम है K अपॉन ओमेगा जो है वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन V, जो कि रूट म्यू एप्सिलॉन के बराबर होता है, ठीक है। उसका मान यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे H1 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, रूट म्यू1 एप्सिलॉन 1 n कैप क्रॉस E1 वेक्टर अपॉन रूट म्यू 1 का होल स्क्वायर। अब देखो H1 वेक्टर फिर से क्या आ जाएगा, H1 वेक्टर आपका आएगा रूट एप्सिलॉन 1 अपॉन रूट म्यू 1 n कैप क्रॉस E1 वेक्टर। अब दूसरी चीज इसमें, तो देखो यहां पर n कैप क्रॉस E1 वेक्टर अपॉन रूट म्यू 1, तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, दूसरी चीज ये कि आप लोगों को ये मालूम है कि जो स्पर्शीय घटक होते हैं किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और किसके, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के, जो स्पर्शीय घटक होते हैं उस कंडीशन में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, E1 T प्लस E1 डैश T आएगा, बराबर किसके होगा वो, E2 वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब ये E01 प्लस E01 डैश बराबर आप E02 लिखते हो, या फिर आप H01 प्लस H01 डैश बराबर H02 लिखते हो, तो ये कौन से कंडीशन में इक्वल होते हैं, ये हमने जब हमने परावर्तन और अपवर्तन के नियम पढ़े थे उसमें हमने कहा था यह तभी सत्य होंगे जब क्या हो, चरघातांक की टर्म सारी की सारी क्या हो जाए और समान या फिर बराबर हो। तो आपको मालूम है चरघातांकी पद समान या बराबर होंगे तो इस कंडीशन में ये इक्वेशन किस प्रकार से बदल जाएगी, उस कंडीशन में
ये इक्वेशन जो है आपकी वो इस तरीके से आएगी, H01 वेक्टर बराबर रूट एप्सिलॉन 1 अपॉन रूट म्यू 1, पोस्ट में क्या आ जाएगा एन कैप क्रॉस E01 वेक्टर। ठीक है, अब इसको आप किसके रूप में लिखो, रिजल्टेंट के रूप में लिखोगे या परिणाम के रूप में लिखोगे, तो H01 बराबर क्या आ जाएगा, रूट एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू 1 E01। ये क्या होगी आपकी समीकरण नंबर 1 होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप किसका लिखोगे, दूसरी तरंग परावर्तित तरंग के लिए आप अगर किसका मान लिखना चाहो के लिए ई वेक्टर एंड एच वेक्टर के समीकरण जो होंगे वो क्या होंगे, E1 डैश वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, E01 डैश वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा K1 डैश वेक्टर डॉट R वेक्टर माइनस के ओमेगा टी, और H01 या H1 वेक्टर जो है आप वो किस प्रकार से लिखोगे, H1 डैश वेक्टर वो तो इस प्रकार से लिख लोगे K1 डैश वेक्टर क्रॉस E1 डैश वेक्टर अपॉन म्यू1 ओमेगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो उस समय इसी प्रकार से जो इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 की तरह हल करने पर हमें H01 डैश का मान क्या मिल जाएगा, H01 डैश का मान रूट एप्सिलॉन 1 अपॉन रूट म्यू 1 E01 डैश। ये क्या होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, कौन सी तरंग के लिए, परावर्तित तरंग के लिए। इसी तरीके से तीसरी तरंग कौन सी थी आपकी, अपवर्तित तरंग। अपवर्तित तरंग के लिए ई वेक्टर एंड एच वेक्टर के समीकरण E2 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 2 वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा K2 वेक्टर और R वेक्टर माइनस के ओमेगा टी। K2 वेक्टर सॉरी H2 वेक्टर यहाँ पर बराबर क्या होगा, K2 वेक्टर क्रॉस E2 वेक्टर अपॉन म्यू2 ओमेगा। वापिस इसको भी हम किसकी तरह सॉल्व करके लिखे, इक्वेशन नंबर 1 की तरह हल करके लिखने पर H02 बराबर क्या आ जाएगा, रूट एप्सिलॉन 2 अपॉन म्यू2 E02। ये क्या होगी समीकरण नंबर 3 हो गई आपकी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये आपको क्या मिलेगी, 3 समीकरण मिल जाएगी, जिसमें आप लोगों को कौन सी वैल्यू, ये H01 H02 तथा H01 डैश के बीच में आपको क्या मिल जाएगा, एक रिलेशन प्राप्त हो जाता है। अब देखो ये समीकरण करने के बाद में अगर आप लोगों ने जो समीकरण पढ़ी थी इससे पहले, दो अचालक माध्यमों की परिसीमा पे क्या होगा, कि परिसीमा पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश E1 वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र सदिश H वेक्टर के क्या होंगे, स्पर्शीय घटक क्या होते हैं, घटक सतत होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे अब हमें जब हम ये वाली कंडीशन पढ़ रहे हैं जिसके नाम क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को तल के अंदर ले रहे हैं, तल के समांतर ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में आउटसाइड द तल कौन सा वेक्टर है,
चुंबकीय क्षेत्र सदिश, जब आउटसाइड द प्लेन है चुंबकीय क्षेत्र सदिश, तो उस कंडीशन में अब हम इस समीकरण, अब जब इसके हम परावर्तन या पारगमन गुणांक को ज्ञात करेंगे, तो उस कंडीशन में कभी भी हम चुंबकीय क्षेत्र सदिश के क्या नहीं लेंगे, घटक नहीं लेंगे, क्योंकि जो परिसीमा के ऊपर इंसिडेंट होने की कंडीशन में परावर्तन, अपवर्तन तथा आपतन कोण, इन तीनों के साथ में जो एंगल बनाएगी वो कौन सी वेव होगी या कौन सी क्षेत्र सदिश होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगी। जैसे आप देख रहे थे उस कंडीशन में आप देखते थे तो इस प्रकार से ये क्या होता था, H1 वेक्टर थीटा आई कोण बनाता था, परंतु अब यहाँ पे H1 वेक्टर की जगह पे क्या आ रहा है, E1 वेक्टर आ रहा है। तो यहाँ पे जो हम घटक लेंगे वो किसके लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लेंगे, ना कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के घटक लेंगे। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट एक इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपकी डायरेक्ट इक्वेशन आएगी H1 वेक्टर C प्लस H1 डैश वेक्टर C, वो किसके बराबर होगा, H2 वेक्टर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे माध्यम फर्स्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो किस किस के योग के बराबर है, H1 और H1 डैश वेक्टर दोनों के, और परावर्तन अपवर्तन के पश्चात जब दूसरे माध्यम के अंदर कोई वेव जा रही है तो उसका घटक क्या है, H2 वेक्टर है। अब इनके अगर हम क्या लिखे, परिणाम लिखे या फिर इनके रिजल्टेंट का रूप में लिखना चाहे या फिर इनके आयाम के रूप में लिखना चाहे इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगी, H0 T प्लस H0 1 डैश T बराबर क्या हो जाएगा, H0 2 T। ये क्या हो जाएगी समीकरण नंबर 3। दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज वापस वही की वही बता रहा हूं कि ये इक्वेशन कब सत्य होगी, यह समीकरण तभी सत्य होगी जब परिसीमा के प्रत्येक बिंदु पे क्या हो, प्रत्येक बिंदु पर चरघातांकी का मान क्या हो, समान या बराबर होता है। जब चरघातांकी का मान समान या बराबर होगा तो उस कंडीशन में आप इक्वेशन नंबर 1 2 3 से तीनों से यहाँ पे मान रखोगे, तो ये H0 1 T, H0 1 डैश T तथा H0 2 T, ये इनके साथ जो एक्सपोनेंशियल की टर्म आएगी वो क्या हो जाएगी, तीनों की तीनों टर्म आपस में कट जाएगी, तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन प्राप्त होगी। अब इसी प्रकार से जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का है तो इसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए भी होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए भी इसी प्रकार परिसीमा प्रतिबंध से विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर का स्पर्शीय घटक भी क्या होता है, घटक भी परिसीमा पर क्या होता है, सतत होता है। जब यह भी सतत होता है तो उस कंडीशन में इक्वेशन क्या आएगी, E1 वेक्टर T प्लस E1 डैश वेक्टर T बराबर क्या आएगा, E2 वेक्टर T। अब देखो यहाँ पे सेम वही की वही कंडीशन, यह समीकरण तभी सत्य होगी जब परिसीमा के प्रत्येक बिंदु पे क्या हो जाए, एक्सपोनेंशियल की टर्म समान होगी। एक्सपोनेंशियल की टर्म समान होगी तो उस कंडीशन में ये दोनों जुड़ के किसके बराबर आ जाएंगे, इसके बराबर आएंगे। तो एक्सपोनेंशियल की टर्म समान है तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट क्या आएगा, E0 1 वेक्टर T प्लस E0 1 डैश वेक्टर T बराबर क्या हो जाएगा, E0 2 वेक्टर। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई, इसको क्या लगा लो समीकरण नंबर 5। अब देखो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं थी कि इसमें कोई भी घटक नहीं ले रहे थे, वही की वही चीज वापस हमको क्या लेने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के भी यहाँ पे हमें क्या लेने पड़ेंगे, घटक लेने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 में हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 5 में ई वेक्टर के परिसीमा पर
घटकों के रूप में लिखने पर परिसीमा पर घटकों के रूप में लिखोगे तो उस कंडीशन में फिर से इसका डायग्राम वापस बनाना पड़ेगा। देखो इसका डायग्राम घटक के लिए क्या होगा, ये x ये z, थीटा i थीटा r डैश थीटा r, k1 वेक्टर e1 वेक्टर और ये h1 वेक्टर जो कि क्या होगा आउटसाइड दिस सरफेस, k1 डैश e1 डैश वेक्टर और h1 डैश वेक्टर जो कि आउटसाइड द सरफेस, k2 वेक्टर h2 वेक्टर क्या है आउटसाइड सरफेस और e2 वेक्टर। अब देखो हमें क्या लेना है, इस परिसीमा के ऊपर क्या लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के घटक को लेना है। परिसीमा पे इलेक्ट्रिक फील्ड के घटक को लेना है तो यहां से क्या करो, इसके ऊपर ये परिसीमा खींच लो, इस परिसीमा को इसके समांतर यहाँ पे ले आओगे, इस बिंदु के ऊपर, इनके मूल बिंदुओं के ऊपर, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये एंगल कौन सा है, ये थीटा आई, ये किसके साथ में इंसिडेंट हो रही है, ये थीटा आर डैश से परावर्तित हो रही है और ये थीटा आर से क्या हो रही है, अपवर्तित हो रही है। अब देखो इसके आप लोगों को वापस से क्या लेने पड़ेंगे, घटक लेने पड़ेंगे। एक तो कौन सा लंबवत घटक और एक इसका कौन सा लेना पड़ेगा, इसके परिसीमा के ऊपर जो क्षैतिज घटक उसको ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। तो इसका मान क्या हो जाएगा, E02 cos थीटा आर माइनस दिशा में, क्योंकि ये किसके माइनस एक्स डायरेक्शन के अंदर, इस वजह से यहाँ पे क्या आया माइनस के E02 cos थीटा आर आया, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस के E02 sin थीटा आर। इसी प्रकार से इसके लंबवत और तल वाले घटक को लेंगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या आ जाएगा, E01 cos थीटा आई माइनस का, और लंबवत घटक क्या होगा E01 sin थीटा आई। फिर से ये लंबवत घटक E01 डैश sin थीटा आर डैश और ये E0 डैश cos थीटा आर, ठीक है। अब इसके जो परिसीमा के ऊपर के घटक है या परिसीमा के ऊपर जो घटक है उनका मान इस समीकरण में रखेंगे, या यहाँ पे हमने पहले लिख दिया कि क्वेश्चन नंबर 5 में ई वेक्टर क्या रखने हैं, परिसीमा वाले घटकों का मान रखना है। जब हम परिसीमा वाले घटकों का मान रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस के E01 cos थीटा आई परिसीमा के ऊपर घटक है, प्लस E01 डैश परिसीमा के ऊपर घटक cos थीटा आर डैश बराबर माइनस के E02 cos थीटा आर, क्योंकि परावर्तन और अपवर्तन के नियम से, तो अपवर्तन के नियम से थीटा आई किसके बराबर है, थीटा आर डैश के बराबर है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगी, E01 cos थीटा आई माइनस E01 डैश cos थीटा आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, E02 cos थीटा आर। E01 कॉमन आएगा माइनस E01 डैश, तो यहाँ से क्या आएगी cos थीटा आई बराबर क्या हो जाएगा, E02 cos थीटा आर। इसको इक्वेशन नंबर दे देना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसी इक्वेशन नंबर 6 की सहायता से हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से ही वही परावर्तन और अपवर्तन गुणांक का मान ज्ञात करना पड़ेगा। परावर्तन गुणांक और अपवर्तन गुणांक का क्या मान था, आर परपेंडिकुलर टू क्या था
ई नॉट 1 डैश अपॉन ई नॉट 1 परपेंडिकुलर, और टी परपेंडिकुलर क्या था, ई नॉट 2 अपॉन ई नॉट 1। पर अब यहाँ पे परपेंडिकुलर साइन ना आके कौन सा वाला आपको साइन लगाना पड़ेगा इस वाली कंडीशन में, ये वाला साइन, समांतर वाला साइन। क्योंकि ये जो रेनल समीकरण थी वो आपके किसके रेशियो को संबंधित करती है एक दूसरे के सापेक्ष में, जो आपके इंसिडेंट होने वाली वेव और परावर्तित और अपवर्तित होने वाली तरंगों के आयाम के मध्य संबंध को प्रदर्शित करती है। या फिर आप ये कह सकते हो कि इन समीकरण की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उन तरंगों के परावर्तन गुणांक या फिर पारगमन गुणांक को भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं।